यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार के इस खास एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन कौन मजबूत होगा विषय पर। आज हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। जो दिख रहा है वो मकसद क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, और जो पर्दे के पीछे क्या मकसद है वो भी इस वीडियो में क्लियर होगा। और साथ में हम ये बातचीत करेंगे कि जो 1930 का जो स्वदेशी आंदोलन था, जो अंग्रेजों के खिलाफ था, और आज के आंदोलन में दोनों में क्या फर्क है, और इस आंदोलन से दरअसल क्या होने जा रहा है, और इससे किसको लाभ होगा और इससे किसको हानि होने जा रही है। इस तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे साथियों। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। उसके बाद आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। स्वदेशी आंदोलन में कौन मजबूत होगा, इस कार्यक्रम का शीर्षक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो है 1872 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत आने के बाद और कांग्रेस में जब वो शामिल हुए, उसके बाद 1930 में स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के नारे के साथ में ये आंदोलन जन जन तक पहुंचता है। यह आंदोलन स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार को जो है नाकों तले चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। बहुत सारी मुश्किलें जो हैं ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार को झेलनी पड़ी थी। इस आंदोलन से आंदोलन का प्रमुख मकसद जो था वो ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद में परिस्थितियां बदल गई और यह आंदोलन एक प्रकार से समाप्त हो गया। कई कल कारखाने जो हैं वो भारत में खोले गए, विदेशी कारखाने खोले गए, काफ़ी मात्रा में विदेशी वस्तुओं का आयात करने की जो है नीति बनाई गई। इससे आज भारत जो है विकासशील देशों की सूची में है। और वर्तमान भारत में कोई आपको एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर विदेशी वस्तुएं नहीं हो। विदेशी कपड़ों से लेकर के मोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तक आपको घरों घर मिलेगी जो विदेशी होंगी। अब बात करते हैं कि गांधी के स्वदेशी आंदोलन जो है गांधी का जो स्वदेशी आंदोलन के लगभग 90 साल बाद फिर से स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा है। लेकिन ये दोनों आंदोलन में बुनियादी फर्क है। यह बताना जरूरी है कि वर्तमान का स्वदेशी आंदोलन जो है खास विचारधारा से पोषित है। दोनों आंदोलनों में कुछ खास अंतर हैं। आइए दोनों आंदोलनों के बीच जो अंतर है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1930 का स्वदेशी आंदोलन जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, लेकिन वर्तमान का जो स्वदेशी आंदोलन है वो चाइना प्रोडक्ट के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि 1930 का स्वदेशी आंदोलन देशभक्ति की विचारधारा से प्रेरित था, किंतु वर्तमान का आंदोलन जो है राष्ट्रवाद या फिर कहें अतिवाद की भावना से प्रेरित है। तीसरा बात यह है कि 1930 का स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए था। वर्तमान आंदोलन खुद की सरकार स्थापित करने या उसे बनाए रखने के लिए है। चौथी बात यह है कि 1930 का स्वदेशी आंदोलन शिखर से लेकर जनसामान्य तक स्वप्रेरणा से लागू था, लेकिन वर्तमान का आंदोलन को चाइना द्वारा बनाई गई पटेल की मूर्ति और उनके द्वारा दिए गए चंदों से कोई परहेज नहीं है। केवल जनसामान्य पर ही ये आंदोलन को लागू करने की कोशिश की जा रही है। जनसामान्य से ही कहा जा रहा है कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसका त्याग करें, लेकिन शिखर पर बैठा व्यक्ति, वो चाहे ठेकेदारी का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का मामला हो, चाहे दूसरा चंदावंदा का मामला हो, उससे कोई परहेज नहीं कर रहा है। पांचवी बात यह है कि 1930 का स्वदेशी आंदोलन का जो मकसद था वो घरेलू जो गृह उद्योग थे उनको मजबूती प्रदान करने के लिए था, क्योंकि अब गृह उद्योग लगभग समाप्त हो चुका है। वर्तमान आंदोलन कुछ औद्योगिक घरानों को या कुछ जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए है जो स्वदेशी के नाम पर धंधा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन वर्तमान में किस विचारधारा से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि उपभोक्ता है, उद्योग धंधों से महरूम है, उनके सामने प्रश्न खड़ा होता है कि स्वदेशी आंदोलन को क्यों अपनाएं। यदि वो अपनाते हैं तो इसका लाभ किसे मिलेगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब उस पर बातचीत करते हैं। भारत में जाति प्रथा अपने चरम पर है। जातीय भेदभाव शोषण बढ़ता जा रहा है। भारत में उद्योग धंधों और उत्पादनों में ऊंची जातियों का कब्जा है, ये सबको मालूम है।
यह जातियां ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पूंजीवाद का पोषण करती रही हैं या कहें शोषणकारी सिस्टम को बनाए रखना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या जो बहुजन समाज है, जो SC OBC का जो अल्पसंख्यक समाज है, वो स्वदेशीवाद को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या वो स्वदेशीवाद को बढ़ावा दे करके जो ऊंची सामंतवादी जातियों को और मजबूत करेगा ताकि वह उन पर और जातीय दमन करे, नफरत फैलाए, अत्याचार करे। यानी जैसे जैसे ये ऊंची जातियां मजबूत होती जाएंगी वैसे वैसे संख्या बल में बड़ी किंतु छोटी जातियां का शोषण जो है वो करती जाएंगी। यह चुनौतियां और भी हैं कि जिसका सामना देश को और जनता को करना पड़ेगा। मतलब यह है कि स्वदेशी आंदोलन के जो है लागू होने के बाद में क्या होने वाला है, इसके कारण जो है कितना सारा जो परिस्थितियां जो बदलेगी, जो परिस्थितियां आई है उस पर चर्चा करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के बाद में आखिर होगा क्या। मान लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो लागू हो जाता है तो स्वदेशी के नाम पर महंगे वस्तुओं को खरीदने की मजबूरी होगी, ये पहला पॉइंट है। इस बात में सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्वदेशी के नाम पर लोगों को महंगे दामों में वस्तु खरीदनी पड़ती है जबकि विदेशी वस्तुएं सस्ती होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मुनाफाखोर लोग स्वदेशी के नाम पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर बेचते हैं। उनको मालूम है कि भावनाओं में आकर लोग उनकी वस्तुओं को खरीदेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी के नाम पर गुणवत्ताहीन वस्तुओं को खरीदने की मजबूरी रहेगी। देश में कई बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो स्वदेशी के नाम पर अपने उत्पाद को बनाती हैं, बेचती हैं और गुणवत्ताहीन होने के बावजूद जो है विदेश में उनको निर्यात की अनुमति नहीं मिलती है। विदेश में उनका प्रोडक्ट जो है वो पास नहीं होता है विदेश में व्यापार करने के लिए, लेकिन वही उत्पाद जो है भारत में हाथों हाथ बिकता है। इसके पीछे यही कारण है कि स्वदेशी आंदोलन की भावना लोगों में है। स्वदेशीवाद कुछ और नहीं बल्कि एक मार्केटिंग का एक टेक्निक है, एक हिस्सा है मार्केटिंग का, जिससे राष्ट्रवाद के नाम पर बनाया जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। तीसरी बात यह है कि स्वदेशी के नाम पर पिछड़ी तकनीक को अपनाने की मजबूरी। जातियों पर गर्व करने वाला भारत आविष्कार और तकनीक में काफ़ी पीछे है। बहुत सारे आविष्कार और तकनीक भारत तक पहुंचने में वक्त लेते हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी उत्पाद नई तकनीक के साथ साथ उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन स्वदेशी उत्पाद में नई तकनीक नहीं होने के बावजूद उसे खरीदने की मजबूरी रहती है। और चौथा जो और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि स्वदेशी के नाम पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी होगी। स्वदेशीवाद में जब विदेशी उत्पादों को दरकिनार कर दिया जाएगा तो उनके उत्पादों को लेकर के प्रतिस्पर्धा जो है, जो कंपटीशन है जो उत्पादों का, वो खत्म हो जाएगा। लोग मुनाफाखोरी करेंगे, गुणवत्ताहीन और महंगी वस्तुओं को बेचेंगे और आम जनता उन ऐसी वस्तुओं को लेने के लिए मजबूर होगी। पांचवा है कार्यकुशलता के बजाय जातिवाद को बढ़ावा। स्वदेशीवाद जो है या निजी उद्योगों में यह देखा जाता है कि वो कर्मचारियों की भर्ती से लेकर के पदोन्नति तक, लाभांश का बंटवारा में भाई भतीजावाद का जमकर पालन करते हैं, क्योंकि व्यवसाय पर कुछ खास ऊंची जातियों का कब्जा है। इसीलिए कार्यकुशल वंचित जातियों के कर्मचारियों को तवज्जो देने के बजाय अपनी ही जाति बिरादरी को प्राथमिकता दी जाती है। इससे प्रतिभाओं का जो है जमकर शोषण होता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशीवाद कहें वाद न केवल देश के लिए अहितकारी है बल्कि वंचित समुदाय के लिए शोषणकारी और ऊंची जातियों के लिए लाभकारी नीति है। वैसे भी ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्वदेशीवाद निरर्थक प्रतीत होता है। यह जानबूझकर किसी खास तबके को फायदा पहुंचाने का एक हथकंडा प्रतीत होता है। तकनीक एवं आविष्कार की दृष्टि से पिछड़े इस देश को नई नई तकनीक की जरूरत है, वहीं राष्ट्रवाद के नाम पर स्वदेशीवाद की बात करना बेमानी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि स्वदेशीवाद जो है उसके पीछे क्या मकसद है और क्या होने जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, तमाम दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए, इस चैनल के बारे में भी लोगों को जानकारी दीजिए। और अगली बार हम फिर किसी खास मुद्दों को लेकर के इस सरोकार की इस खास एपिसोड में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।